हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विद मी में आपका स्वागत है। हम लोग सीटेट हिंदी की 2 क्लासें ले चुके हैं, जिसमें हिंदी के गद्यांश और पद्यांश को मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है। आज उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए हिंदी के गद्यांश और पद्यांश से जुड़े हुए क्वेश्चन, आप लोग को पता है कि सीटेट में 30 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश होते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और 15 नंबर की आपकी हिंदी पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र आता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए गद्यांश, पद्यांश और हिंदी शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे सीटेट जो हमारी संस्था सीबीएसई कराती है, उसी पैटर्न पे मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट मान लीजिए या प्रीवियस ईयर पेपर समझ लीजिए, दोनों एक ही है। आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करिए, इनके भाव समझिए, इनके आंसर तक पहुंचने की पहुंच समझिए, जिससे आपके सीटेट क्लियर हो सके। चलिए हम लोग समय न व्यर्थ करते हुए टॉपिक पर आते हैं। आप लोग को पता ही है कि ये गद्यांश होता है, इसमें क्वेश्चन होते हैं, उससे हम लोग को आंसर्स निकालना होता है। चलिए पढ़ते हैं। गद्यांश में क्या है? 22 मई 1894 की शाम थी, यानी कि कोई एक तारीख है। जैसे आज जो है आपकी 22 तारीख है, इसी तरीके से 22 मई 1894 की बात थी। वह भी शाम का समय था। डरबन स्थित, यानी कि डरबन आपको पता है कि कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। डरबन कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। डरबन स्थित दादा अब्दुल्ला के घर पर महात्मा गांधी, मतलब डरबन में अब्दुल्ला का घर था, वहां पर कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम जो सबको परिचित है, जिसे हम बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी की विदाई एवं रात्रि भोज का आयोजन था। डरबन एक दक्षिण अफ्रीका का शहर है, जिसमें अब्दुल्ला का घर था। उस पर महात्मा गांधी की विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में प्रिटोरिया, डरबन और नेटाल के भारतीय आए थे। प्रिटोरिया भी जो है दक्षिण अफ्रीका का एक हमारा शहर है, डरबन भी एक शहर है और नेटाल भी एक शहर है। यहाँ पर भारतीय निवास करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी आंदोलन आपने सुना होगा, बहुत चला था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहाँ पर प्रिटोरिया शहर में, डरबन शहर में और नेटाल शहर में भारतीय रहते थे। वो सब अब्दुल्ला के घर जो डरबन में था, वहाँ पर महात्मा गांधी के विदाई समारोह में आए थे। अब्दुल्ला एंड कंपनी का नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे को निपटाने के बाद महात्मा गांधी वापस आने के लिए तैयार थे। एक मुकदमा चल रहा था जिसका नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे को निपटाने के बाद महात्मा गांधी वापसी आने के लिए तैयार थे। यानी कि जो महात्मा गांधी थे वो अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तभी एक भारतीय व्यापारी ने महात्मा गांधी को नेटाल मरकरी नामक समाचार पत्र दिया। एक जो प्रिटोरिया, डरबन और नेटाल से भारतीय आए थे, उन्हीं में से किसी भारतीय ने नेटाल मरकरी के नाम से समाचार पत्र दिया गांधी जी को, और उनसे इंडियन फ्रेंचाइज नामक शीर्षक से छपा लेख पढ़ने के लिए कहा। यानी कि जो समाचार पत्र का नाम था वह था हमारा नेटाल मरकरी, और जो शीर्षक था उसका क्या था? इंडियन फ्रेंचाइज। उनसे पढ़ने के लिए कहा। लेख पढ़ने के बाद महात्मा गांधी गंभीर हो गए। जब उन्होंने यह लेख पढ़ लिया जो आपके नेटाल मरकरी नामक समाचार पत्र में थे, तो महात्मा गांधी भावुक हो गए या गंभीर हो गए। दरअसल यह लेख नेटाल विधानसभा में पेश किए गए मताधिकार संशोधन विधेयक के विषय में था। मतलब वहां पर एक मताधिकार संशोधन विधेयक आया हुआ था। मताधिकार से आप लोग परिचित होंगे। मताधिकार का मतलब होता है कि वोट करना। उसी के संबंध में एक विधेयक आया था जिसमें भारतीयों को मताधिकार से वंचित किया गया था। जिसमें क्या हुआ था? भारतीयों को मताधिकार से वंचित किया गया था। आप लोग को पता है कि भारत देश में मताधिकार की आयु पहले 21 साल थी, फिर संविधान संशोधन करके
मताधिकार की जो आयु है 18 साल कर दी गई थी। जो नेटाल मरकरी का इंडियन फ्रेंचाइज नाम शीर्षक था, उसमें नेटाल विधानसभा में पेश किए गए मतदान संशोधन विधेयक बल के बारे में दिया था, जिसमें जो भारतीय थे उन्हें मताधिकार से वंचित किया गया था। इसका सारांश यह था कि जिन लोगों ने अपने देश में मताधिकार का उपयोग नहीं किया, उन्हें दूसरे देश में मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। यदि उन्होंने अपने देश में मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो वह किसी दूसरे देश में भी मताधिकार का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है। उसके आगे लिखा हुआ, इसका वास्तविक उद्देश्य तो भारतीयों के व्यापार को रोकना था। मेन इन लोगों का यह मोटिव नहीं था कि जो है मताधिकार न देगा जिससे उनके किसी भी काम में दखलंदाजी हो सके, लेकिन उनका मेन उद्देश्य था कि जो दक्षिण अफ्रीका में व्यापारी रहते थे उनके व्यापार पर रोक लगाना था। हालात को बद से बदतर बनाने वाले कानून की जानकारी ने भारतीयों के होश उड़ा दिए थे। जो यह संशोधन विधेयक था, इसमें उनकी बहुत ही अवहेलना की गई थी, जिससे कानून की जो जानकारी वाले जो व्यक्ति थे उनके भी होश उड़ गए थे। अब विदाई समारोह विधेयक पर चर्चा में बदल गया। जहां पर महात्मा गांधी की विदाई समारोह होना था वहां पर एक परिचर्चा हो गई, यानी कि किसी भी मैटर पे बात करना हमारा क्या कहलाता है, परिचर्चा। विदा करने आए लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे। जो लोग गांधी जी को पहले विदा करने आए थे वो लोग मताधिकार संशोधन विधेयक पर चर्चा करने के लिए और महात्मा गांधी को रोकने का आग्रह करने लगे कि वो लोग उनके अधिकार की लड़ाई लड़े। भारतीयों की पीड़ा और परेशानी को देखकर गांधी जी भी काफी व्यथित हो गए, यानी कि दुखी हो गए। भारतीयों के निवेदन को स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि विधेयक का विरोध सार्वजनिक कार्य है। यदि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तो यह मेरा क्या होगा, सार्वजनिक कार्य। सार्वजनिक कार्य वह कार्य होता है जो सर्व जनता या आम जनता के लिए किया जाता है और इसके लिए वह किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। वह जो संशोधन विधेयक बिल पर जो केस लड़ेंगे तो वह इसके लिए किसी भी प्रकार का वह शुल्क नहीं लेंगे, यानी कि वह अपनी कोई फीस नहीं लेंगे। उन्होंने समारोह को नेटाल इंडियन कांग्रेस में बदलकर भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यहीं पर महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। आप लोगों को गद्यांश का भाव समझ में आया कि लेखक क्या कहना चाहता है, और हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों पर आते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे। देखिए यहां पर लिखा हुआ था अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे को निपटाने के बाद, यानी कि जो है मुकदमा लड़ने के लिए डरबन किसके लिए गए थे, अब्दुल्ला एंड कंपनी, ना कि अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी, अब्दुल्ला सॉफ्टवेयर कंपनी, ना अब्दुल्ला मर्चेंट कंपनी। जो भी ऑप्शन में जो भी शब्द लिखा होगा वह आपको गद्यांश में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप जो आपके आंसर हो इनको ढूंढिए कि गद्यांश में कहाँ लिखा हुआ है। यदि आप लोग इसका अर्थ निकाल भी नहीं पाते, ना ही भाव को समझ पाते, तो आप लोग सीधे ऑप्शन को उठाइए और इसमें क्लिक कीजिए कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी कहीं भी नहीं लिखा, ना अब्दुल्ला सॉफ्टवेयर कंपनी लिखा हुआ है और ना ही अब्दुल्ला मर्चेंट कंपनी, जबकि अब्दुल्ला एंड कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। रात्रि भोज का आयोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था। आप लोग को पता है कि यहाँ पर किसकी बात कही गई है, महात्मा गांधी की। कहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम नहीं आया, न कि गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आया। ओनली यहाँ पर नाम किसका आया, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मताधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य था। भारतीयों को मताधिकार देना। यदि भारतीयों को मताधिकार देना उद्देश्य होता तो गांधी जी आंदोलन ही क्यों करते, और जो वहाँ के भारतीय थे वो विरोध क्यों करते इस बिल का। भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना, यानी कि उन्होंने मताधिकार संशोधन विधेयक का उद्देश्य था कि भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे क्योंकि
वे गांधी जी से प्रेम करते थे। यहाँ पर प्रेम की कहीं बात नहीं कही गई। हम लोग को आंसर वही निकालना है जो गद्यांश में दिया हो, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना। उन्हें गांधी जी का स्वभाव बहुत पसंद था, स्वभाव की भी है कहीं बात नहीं कही गई। वे चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए मताधिकार विधेयक का विरोध करें, यानी कि वह जो भारतीय थे वहां पर, वो लोग यह चाहते थे कि जो हमारा संशोधन विधेयक आया हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी उनका क्या करे, इसलिए उनको रुकने का आग्रह कर रहे थे। समर्थन की यहाँ पर कोई बात कही नहीं गई। नेक्स्ट है, गांधी जी ने मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, विधेयक का विरोध सार्वजनिक कार्य, इसलिए वह किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। यानी कि जो विधेयक का विरोध था वो उनका क्या था, सार्वजनिक कार्य था, इसलिए वह उनका कोई भी उन्होंने शुल्क नहीं लिया। व्यक्तिगत कार्य था नहीं, ना ही कोई सरकारी कार्य था, उन्हें विरोध करना प्रिय था। इधर कहीं बात नहीं कही गई, केवल यहाँ पर यह बात की गई कि विरोध जो था उनका सार्वजनिक कार्य था, इसलिए उन्होंने उसका कोई शुल्क नहीं लिया। इसी से जुड़ा हुआ गद्यांश से क्वेश्चन है, होश उड़ना। होश उड़ना यानी कि मुहावरा। आप लोग देखते हैं कि परीक्षा प्रश्न पत्र जब आप लोग देखते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। होश उड़ने का मतलब होता है कि घबरा जाना, किसी चीज को देखकर घबरा जाना। तो आपका यहाँ पर देखिए घबरा जाना ऑप्शन नंबर सी पे है। आप लोग देखते हैं कि गद्यांश में जो व्याकरण आती है हमारी, वो बहुत ही बेसिक आती है। आप लोग व्याकरण में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, आप लोग पेडागॉजी पर ध्यान दीजिए। व्याकरण नॉर्मल आती है, उसमें से आप लोग तुरंत उसको निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं घबरा जाना लिखा भी होगा गद्यांश में, हम लोग देखेंगे तो आप लोग को जरूर मिलेगा। इसी तरह स्वदेश, स्वदेश का विलोम, स्वदेश मतलब होता है कि अपना देश, यानी कि अपना देश का विलोम क्या होगा, विदेश। ना कि अपना देश तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, पड़ोसी होगा नहीं, देश मतलब स्वदेशी हो गया, विदेश इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त विकल्प। इसी प्रकार एक और ग्रामर पूछी गई है, भारतीय शब्द में प्रत्यय है। मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग वह होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय वह होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं। यानी कि यह शब्द हमारा जो निकालना है वह लास्ट में होगा। तो हम लोग भारतीय शब्द को तोड़ के लिखेंगे, भारतीय को हम लिख लेंगे भारत, और इधर हो जाएगा हमारा ई, यानी कि भारत एक हमारा हो गया शब्द, और ई हो गया हमारा एक प्रत्यय। प्रत्यय वह होते हैं जो शब्दों के बाद में लगे होते हैं। तो आप देखिए कि छोटी ई होगा नहीं, बड़ी ई होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा भारतीय नहीं लिखा हुआ। यदि भारतीय लिखा होता यहाँ पर हमारा ई हो जाता, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग का गद्यांश पूरा हुआ। अब हम लोग गद्यांश के बाद पद्यांश पर आएंगे। आप लोग देखेंगे कि पद्यांश है, पद्यांश का आप लोग को अर्थ समझ में आए या ना आए, इससे आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए और उसके ऑप्शन देखिए। जो ऑप्शन होंगे वह आपको पद्यांश में देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन हम जो है एक बार आपको दिखा देते हैं कि उसका अर्थ भाव कैसे निकालेंगे। देखिए पद्यांश दिया हुआ, पद्यांश हमेशा हमारा कवि लिखता है, गद्यांश हमेशा हमारा लेखक लिखता है। पद्यांश है आपका, तन जिसका हो मन और आत्मा मेरा है, चिंता नहीं बाहर उजाला या अंधेरा हो। यहाँ पर मन और आत्मा की बात कही गई है। मन आप लोग परिचित होंगे, मन से, आत्मा से भी परिचित होंगे।
मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि बाहर उजाला हो रहा है कि या अंधेरा है। चलना मुझे है बस अंत तक चलना। मुझे जो चलना है वह अंत तक चलना है, जब तक मुझे किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। गिरना ही मुख्य नहीं है, मुख्य है संभलना। यहाँ पर गिरना हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? संभलना, कि हम लोग गिरे नहीं और हम लोग संभल जाए। कोई भी काम हम जब करने जाते हैं, यदि हम पहले से ये भावनाएं बना ले कि हम लोग इस काम में असफल हो जाएंगे, तो वह आप काम नहीं कर सकते। तो वही कहना, कवि का कहना है कि गिरना ही मुख्य नहीं है, मुख्य है हमारा क्या? संभलना। गिरना क्या उसका उठा ही नहीं, जो कभी मैं ही तो उठा था, तो आप गिरता हूं जो अभी। यानी कि जो गिर गया तो उसके उठने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी उठूंगा, लेकिन जब भी मैं उठूंगा और बढ़ के रहूंगा, मैं नर हूं पुरुष हूं, मैं चढ़ के रहूंगा। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं नर हूं और पुरुष हूं। मैं उस काम को अचीव करने के लिए प्रयासरत रहूंगा, मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन मैं हमेशा चलता रहूंगा और गिर गिर कर भी संभलूंगा, जिससे मुझे वह कार्य प्राप्त हो जाए। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कवि का मुख्य भाव क्या है? क्वेश्चन है आपका, कवि का मुख्य भाव क्या है? प्राण साधने का। यहाँ पर प्राण की कोई बात नहीं कही गई, केवल गिरना और गिरकर संभलने की बात कही गई है। साहसी होने की बात नहीं कही गई, चढ़ाई करने की बात नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पर बात कही गई दृढ़ निश्चयात्मकता की। यानी कि हम लोग कोई भी काम को जब करने जाते हैं तो उसके लिए हमें दृढ़ होना चाहिए। जो हम काम को करें तो हमें लगे कि हम ये काम अचीव कर सकते हैं, ये नहीं कि हम लोग सोचे कि यह काम हम कर ही नहीं सकते, तो वह हम कार्य नहीं करेंगे। इसलिए कविता का यहाँ पर मुख्य भाव है कि जो हम काम करना चाहते हैं वह हमें दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। कवि के अनुसार जीवन में सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, कवि ने कहा कि गिरना ही मुख्य नहीं है, मुख्य है संभलना। यानी कि जीवन में जो सबसे जरूरी बात है क्या है? वह संभलना। यानी कि व्यक्ति का संभलना बहुत ही जरूरी होता है कि व्यक्ति संभलेगा, गिरकर संभलेगा। ये नहीं कि व्यक्ति गिर जाए तो वह संभल ही ना पाए। इसलिए कवि ने यहाँ पर जीवन में सबसे जरूरी बात कही है कि संभलना ही व्यक्ति का मूल कर्तव्य है, क्योंकि वह गिर जाएगा तो वह काम को प्राप्त नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है अंधेरा प्रतीक है। अंधेरा यानी कि जो हमारा अंधेरा होता है, अंधेरा मतलब कि आप देखते हैं कि जब अंधेरा मतलब वहां पर हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, यानी कि वहां पर हमें चलने फिरने में क्या होगी? कठिनाई का अनुभव होगा। इसलिए हम लोग इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? कठिनाई। चिंता परक यहाँ पर होगा नहीं, घोर की बात ही नहीं कही गई, घोर निशा की यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई, ना ही अविश्वास की बात कही गई है। यदि आपको अविश्वास होता तो आप गिरकर ही संभलते क्यों? क्योंकि जब आप कोई काम प्राप्त कर रहे हैं तो आपको विश्वास होगा, तभी तो वह काम आप प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपका जो अंधेरा प्रतीक है वह किसका अंधेरा? कठिनाइयों का प्रतीक है। नेक्स्ट है चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? आप लोग को पता है कि चिंता हमारा कैसा शब्द है? चिंता एक भाववाचक संज्ञा होती है। चिंता हमारी क्या होती है? चिंता हमारी एक भाववाचक संज्ञा होती है। संज्ञा आप लोग पता है कि 5 प्रकार की संज्ञा होती है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि गद्यांश और पद्यांश में जो भी ग्रामर आती है बिल्कुल बेसिक ग्रामर आती है। इसमें आपको ग्रामर को डीपली नहीं पढ़ना। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? चिंतन विशेषण नहीं होगा, इसका विशेषण हो जाएगा चिंतित। यानी कि जब जैसे आप लोग सुनते होंगे कि चिंतित व्यक्ति बैठा है। मैंने आप लोग को बताया हुआ था विशेषण वह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। यानी कि चिंतित यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है।
जबकि हम यही वाक्य को बनाते चिंतन व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर यह चिंतन हमारा कोई भी विशेषण नहीं होता, जबकि चिंतित हमारा क्या होता है, चिंतित हमारा होता है विशेषण। तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अंत तक चलने का तात्पर्य क्या है? आप लोग कोई भी काम करते हैं, अंत तक चलते हैं, तो उसका तात्पर्य है कि वह काम को हम लोग प्राप्त कर ले तभी हार मानेंगे। तो यानी कि जब तक हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम वह कार्य को करते रहते हैं। अब देखिए, अब इधर से आप लोगों के शिक्षण पद्धति के सवाल चालू हो गए, हिंदी शिक्षण पद्धति के। हिंदी शिक्षा पद्धति के 15 सवाल आते हैं। तो आप लोग देखिए, आप पहला सवाल है आप लोग का, कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है? यानी कि यहाँ पर किस कौशल की बात कही गई है? वाचन कौशल की। आप लोग को पता है कि वाचन, हमारे जो वाचन होता है वह भाषा कौशल का एक प्रकार होता है। आप लोग को पता है कि भाषा कौशल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? भाषा कौशल हमारे होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें हमारा होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है सुबोपाली। ये हमारे चारों भाषा कौशल होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। सु से होता है सुनना, बो से होता है बोलना, पा से होता है पढ़ना और ली से होता है लिखना। यानी कि जो हमारा पहला भाषा कौशल है उसका मतलब होता है कि सुनना, यानी कि हम जब कोई चीज़ को सुनते हैं तो वह हमारा सुनना होता है। बोलना, जब हम किसी चीज़ को सुनकर बोलते हैं या उसका अनुकरण करते हैं तो हम लोग बोलना कौशल का प्रयास करते हैं। उसके बाद पढ़ना, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वह हमारे पढ़ना कौशल के अंतर्गत आता है। और लास्ट में हमारा है ली, यानी कि लिखना कौशल। तो यहाँ पर किस कौशल की बात कही गई है? वाचन कौशल की। वाचन कौशल मतलब बोलना, वाचन मतलब होता है बोलना। संस्कृत में हम लोग वचनम कौशल पढ़ते हैं, जबकि हिंदी में इसको वाचन कौशल या बोलना कौशल के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को पता है कि वाचन कौशल मतलब बोलना। बोलना, जब हम लोग कोई चीज़ बोलेंगे तो हम आपस में क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि उस भाषा का हम लोग संप्रेषण करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? संप्रेषणात्मक उपागम। यानी कि जब हम लोग कोई वाचन कौशल का प्रयोग करते हैं तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि भाषा का बोलने के माध्यम से प्रचार करते हैं। तो वह हमारे किसके अंतर्गत आएगा? संप्रेषणात्मक उपागम के अंतर्गत आएगा। आप लोग को पता है कि 4 कौशल होते हैं हमारे हिंदी शिक्षा शास्त्र में। सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें सुनना और पढ़ना हमारे ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, जबकि बोलना और लिखना हमारे उत्पादक कौशल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है। देखिए, मानस मंथन गतिविधि, मंथन गतिविधि, ये आपका क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद करिएगा। मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है। मानस मंथन मतलब क्या होता है? मंथन का आशय है कि किसी चीज पर विचार विमर्श करना। मंथन का तात्पर्य होता है कि किसी भी टॉपिक पर हम लोग जब विचार विमर्श करते हैं तो वह मंथन के अंतर्गत आता है। जब हम लोग मंथन करेंगे किसी चीज का तो हम लोग को रचनात्मकता विचार आएंगे।
कि हम लोग रचनात्मकता विचार मतलब कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं इसको। हम लोग किसी चीज को जब रचना के तरीके से पालन करते हैं तो वह हमारे किसके अंतर्गत आता है, मंथन गतिविधि के अंतर्गत आता है। तो आप लोग के यदि क्वेश्चन आंसर में शिक्षण पद्धति में कहीं भी लिखा मिल जाए मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है, तो आपको हमेशा याद करना है कि रचनात्मकता विचारों के सृजन में हमारा मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी आपका सीटेट में रिपीट हुआ सवाल है 2018 के दिसंबर में। देखिए, वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है। हम लोग कोई भी प्रयोग करते हैं बोलने में, किसी भी चीज को बोलने के बाद उस पर अमल करना। अमल करने का यहाँ पर तात्पर्य कार्य करने से होता है। वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है वह हमारी क्या कहलाती है, समग्र भौतिक प्रक्रिया। यानी कि जो भी हमें कार्य करने हैं, समग्र मतलब होता है संपूर्ण, जो भी उसके बोलने के बाद और उसमें हम लोग जो भी कार्य करते हैं उन दोनों का समावेशन हमारा क्या कहलाता है, समग्र भौतिक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है पठन कौशल में। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि हिंदी भाषा में 4 प्रकार के कौशल होते हैं। पिछले क्वेश्चन में वाचन कौशल की बात कही गई थी, यहाँ पर पठन कौशल की बात कही गई है। पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है। बारीकी मतलब होता है किसी भी चीज को सूक्ष्म रूप में देखना। तो आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए। पहले में लिखा हुआ है भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति। हमारे कोई भी जो कौशल होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। यह जो है हमारे भाषा अर्जन, आप लोग सुने होंगे कि भाषा अर्जन हमारी एक सहज, सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसमें हमें किसी भी युक्ति की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि यह ऑप्शन आपका होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, किसी पाठ सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना। हम उसका सारांश की बात कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बारीकी शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि किसी भी पाठ्यक्रम को हम लोग बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसको हमें पढ़ना है। तो देखिए कहीं लिखा होगा, यह ऑप्शन पे देखिए, किसी पाठ सामग्री में विशिष्ट तथ्य एवं सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। यानी कि बारीकी, हमारा जो तात्पर्य होता है बारीकी शब्द का, उसका तात्पर्य यह है कि किसी पठन सामग्री में हमें विशिष्ट तथ्य या सूचना जो दी होती है उसको ढूंढना हम लोग को क्या कहलाता है, बारीकी। जैसे आप लोग गद्यांश के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें जो आंसर होते हैं वह आप लोग गद्यांश को पढ़ के उसके बारीक तथ्य को या सूचना को उसका हम लोग निकालते हैं, जिससे हम लोग का आंसर प्राप्त होता है। यानी कि इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सी के साथ। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका उपागम या पद्धतियां। उपागम या पद्धतियां मतलब होता है कि हम लोग जो भी टेक्निक यानी कि हम जो भी विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उपागम या पद्धतियां। हम लोग टेक्निक यानी कि हम उपागम का प्रयोग जो होता है किसी भी चीज को हमें कैसे पढ़ाना है,
किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ाना है जिससे हम लोग का शिक्षण कक्ष प्रभावी हो सके और छात्रों को, हमारे जो लर्नर होते हैं, उनको अच्छे से समझ में आए। आप लोग देखते हैं कि हिंदी के लिए अलग से विधियां होती हैं, इसी प्रकार संस्कृत में भी कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि आप लोग देखते हैं मैथ में आगमन और निगमन विधि का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में आप लोगों को 7 से लेकर 8 प्रकार की विधियों का प्रयोग करने को देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग का डायरेक्ट मेथड होता है, एक ट्रांसलेशन मेथड होता है, एक इसमें भी आपका आगमन और निगमन विधि होती है। इसमें भी आप लोग की काफ़ी विधियां हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो पद्धतियां हमारी एक प्रकार की विधि होती है, जो हम उसमें क्या पढ़ाए यह हमारे पाठ्य पुस्तक में ही या सिलेबस में लिखा होता है, कैसे पढ़ाए यह हमारा पद्धतियां बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन मतलब होता है असेसमेंट। हम लोग जब कोई चीज़ पढ़ाते हैं किसी को, तो हम लोग विद्यार्थियों की से यह उम्मीद करते हैं कि वह विद्यार्थी हमारी जो हमने कंटेंट उनको दिया है वह अच्छे से उन्हें समझ में आया है कि नहीं। आकलन के लिए हम लोग उनका परीक्षण भी करते हैं, जैसे वो एक हमारा होता है उपलब्धि परीक्षण, एक होता है दक्षता परीक्षण, एक होता है एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि। इन तीनों परीक्षणों के अलग अलग प्रकार होते हैं। दक्षता परीक्षण हमारा इसलिए होता है कि कोई व्यक्ति किसी में कितना निपुण है, यानी कि कोई भी टीचर जो हमें पढ़ाता है वह अपने सब्जेक्ट में कितना परिपक्व है, यानी कि दक्षता मतलब एक प्रकार हमारा परिपक्व यानी कि मैच्योरेशन के साथ भी चीज़ होती है। उपलब्धि का परीक्षण का आशय होता है कि जो हमने लर्नर को पढ़ाया है कि उन्होंने कितना अचीवमेंट किया है। इसी प्रकार अभिरुचि परीक्षण का संबंध जो होता है हमारा, कि हमारे जो लर्नर बैठे हुए हैं वो हमारे कंटेंट को लेने में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते। हम लोग आकलन का उद्देश्य करना है, यानी कि वह किस प्रकार उस चीज़ों को समझ रहे हैं। तो शिक्षार्थियों की प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना होता है। हम लोग जब कोई भी टीचर लर्नर यानी कि छात्र या बालक को पढ़ाता है, तो पढ़ाने के बाद उनकी प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराता है, तो वह हमारा आकलन के अंतर्गत आता है। विद्यालय प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराना, इसमें विद्यालय प्रशासन का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता। आप लोग को पता है कि जो भी हमारी बात कही जाएगी वह शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम की बात कही जाएगी, ना कि प्रशासन की। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षण में सबल पक्ष तथा कमियों का निदान करना आपका होता है निदानात्मक परीक्षण। त्रुटियों को पता लगाना तथा उन्हें सही करना। यहाँ पर आकलन जब त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें सही करना, यह आपके उपचारात्मक परीक्षण में चला जाएगा। जब हम लोग किसी भी त्रुटि का पता लगा लेते हैं और उन्हें सही करते हैं तो उपचारात्मक परीक्षण होता है। उपचारात्मक परीक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है भाषा अर्जन की अवस्थाओं का सही क्रम लिखना है, कि आप लोग भाषा अर्जन किस प्रकार करते हैं। आप लोग सबसे पहले जब कोई भी बच्चा होता है तो वह रो रो के बोलता है कि मम्मी, रोता है कि उसको कोई चीज़ चाहिए है, तो यानी कि वह सबसे पहले क्या करेगा, बबलाएगा। बबलाना होता है। फिर जब कुछ 2 महीने के ऊपर हो जाता है तो वह किलकारी मारने लगता है। जब वह 6 महीने के बाद हो या 12 महीने का या 1 साल का हो जाता है, वह एक शब्दी अवस्था का प्रयोग करने लगता है। माँ, पापा, मामा, चाचा कहने लगता है, एक शब्द अवस्था का प्रयोग करने लगता है। उसके बाद वह 18 महीने में टेलीग्राफिक का यूज करने लगता है
और 24 महीने यानी कि 2 साल में वह 2 शब्दों वाली अवस्था को जानने लगता है। जैसे हो गया है जल, फल, कमल, इन सब का वह प्रयोग करना 2 साल के अंतर्गत सीख लेता है। सबसे पहले बच्चा जो होता है बबलाता है, यानी कि वह रोता है। तो आप लोग देखिए, बबलाना जो है आपके ऑप्शन नंबर 1 पर ही है। बाकी सब किलकारी मारना जो होता है हमारा, वह हमेशा बबलाना के बाद होता है। जबकि बबलाना हमारी जो पहली जो बच्चा होता है वह सबसे पहले बबलाना चालू करता है। प्रोफेसर स्मिथ ने यह 5 चरण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती ही है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसमें मौखिक कौशल का प्रयोग किया गया है। आप लोग को पता है कि मौखिक भाषा जो होती है हमारी उतनी स्थायी नहीं होती, जबकि जो लिखित भाषा होती है, भाषा के आपको पता होगा कि भाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित और एक होती है सांकेतिक। तो जो हमारी लिखित भाषा होती है वह अधिक स्थायी होती है, जबकि मौखिक भाषा हमारी ज़्यादा स्थायी नहीं होती। उस क्वेश्चन में मौखिक कौशल का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, यानी कि मौखिक कौशल का संबंध होता है श्रव्य भाषा विधि से। मौखिक मतलब कि कोई लर्नर जो है हमारा वह उनको सुन रहा है, श्रव्य भाषा विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? श्रव्य भाषा विधि। अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं? मैंने आप लोग को बताया हुआ है, जब हम लर्नर को पढ़ाते हैं उनकी त्रुटियों का जब पता लगाते हैं, जो पता लग जाता है तो उसके पहचानने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका निदानात्मक परीक्षण। मुश्किलों को पहचानना हमारा क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण। इसके बाद हम लोग कौन सा परीक्षण करते हैं त्रुटियों को सही करने के लिए? निदानात्मक परीक्षण के बाद हम लोग उपचारात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निदानात्मक परीक्षण करते हैं। यदि क्वेश्चन में ये लिखा होता है अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के बाद जो हम परीक्षण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपचारात्मक परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा की दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया। यानी कि जो शिक्षार्थी है उनके कार्यों को एक बुलेटिन पर यानी कि एक चार्ट बना के उसमें अध्यापक ने प्रयोग किया। उसमें सब छात्रों का नाम लिख दिया, जैसे मान लो कमल हो गया, सोनू हो गया, आशीष हो गया, रोहन हो गया, सीता हो गई, राधा हो गई। सब छात्र और छात्राओं का काम लिख दिया। किसी ने खेल खेला, किसी ने दौड़ लगाई, सबके जितने भी कार्य क्रियाकलाप हैं उन्होंने एक बोर्ड में लिख दिया। तो जो यह काम उसने किया है वह किसका उदाहरण प्रवेश करता है? यानी कि निवेश समृद्ध प्रवेश का उदाहरण प्रवेश करता है। इसमें जो है निवेश समृद्ध प्रवेश का मतलब होता है कि जो छात्र और छात्रा ने क्रियाकलाप किए उनको उसने एक चार्ट में प्रदर्शित कर दिया, यानी कि निवेश कर दिया समृद्ध परिवेश को, जो उसके द्वारा छात्रों के द्वारा किए गए कार्य थे। यहाँ पर कोई भी भाषा अर्जन हुआ नहीं, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि भाषा अर्जन की यहाँ पर कहीं बात नहीं की गई। भाषा संयोजन हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी भाषा का कनेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर किसके साथ जाएंगे? निवेश समृद्ध परिवेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करेगा? यानी कि हमें लेखन कौशल का प्रयोग करना है। तो आप लोग लेखन की प्रक्रिया उपागम के बारे में जानते होंगे, तो आप लोग उस स्वतंत्र लेखन कौशल का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आप लोग को पता है कि एक हमारी अभी लेटेस्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020।
आप लोग को पता है कि ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई है और इसका पैटर्न आप लोग जानते ही होंगे, 5 3 3 4, यानी कि 5 3 का स्क्वायर और 4। ये आप लोग को याद करना है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है वह पहले 5 साल 5 तक होगी, फिर 3, फिर 3, फिर 4, यानी कि 5 3 का स्क्वायर और 4 के रूप में होगी। तो उसमें यही कहा गया है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह किसके अध्ययन का समर्थन करती है। जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वह सबसे ज्यादा समर्थन करती है हमारी केवल मदर टंग का, यानी कि मातृभाषा। यह भी क्वेश्चन आप लोगों को काफी देखने को मिला था। इस जब से ऑनलाइन क्वेश्चन आने लगे, ऑनलाइन पेपर हुए सीटेट के, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हर सब्जेक्ट में सवाल देखने को मिलते हैं। हर जो सिलेबस है उसमें 1-1 2-2 सवाल हर सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सबसे ज़्यादा समर्थन करती है मदर टंग का। आप लोग को 3 भाषा सूत्र से परिचित ही होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको और समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको इससे अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे जिससे आपकी हिंदी और हिंदी पेडागॉजी दोनों अच्छे हो जाए। देखिए, खेल के मैदान, फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका विकास है। खेल के मैदान में जब हम लोग खेलते हैं, फोन पर बात करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं। आप लोग देखिए, अंतःक्रिया कर रहे हैं यानी कि वैयक्तिक संप्रेषण के कौशल के अंतर्गत आएगा। संप्रेषण मतलब मैंने आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। हम लोग वाचन कौशल में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो उसमें यही पूछा गया है कि जो हमारा ये सब क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी खेल के मैदान में हम लोग खेलते हैं या फोन पर बात करते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, तो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। चलिए, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हमारा एग्जाम विद मी परिवार इससे अच्छा कंटेंट लेकर आएगा जिससे आपका सीटेट 2022 क्लियर हो सके। आप लोग हमारे साथ इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।